हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज से स्टूडेंट मैंने एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम 11th-12th क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चारों को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ज्योग्राफी को करेंगे, जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, द ओरिजिन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, जिसके आपको कोई चार्जेस नहीं देने। एनसीईआरटी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट कराई जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। सबसे पहले हम देखेंगे नेबुलर हाइपोथेसिस को। किसने दिया था, कब दिया था, हर एक चीज़ देखेंगे। और यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे यहीं से ही एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए जाते हैं और यही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपका एनसीईआरटी से आना है। आप टीजीटी, एसएसटी की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो चाहे वो सीटेट हो और या फिर वो आपका एसटेट ही क्यों ना हो, तो भी आपको यहीं से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और कंपटीशन लेवल के आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप एनसीईआरटी कर रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रपोज्ड बाय नेबुलर हाइपोथेसिस जो है, प्रपोज किसने की थी, कौन थे, जर्मन फिलोसफर थे। कौन थे, इमैनुअल कांट। जर्मन दार्शनिक थे इमैनुअल कांट ने ये जो है प्रस्ताव दिया था। मैथमेटिशियन थे लाप्लास, रिवाइज किया था इन्होंने वापस 1796 में, संशोधित किया था। जब रिवाइज को क्या बोलते हैं, संशोधित। नेबुलर हाइपोथेसिस कंसीडर, जो नेबुलर हाइपोथेसिस है के अनुसार ग्रह एक युवा सूरज है, जुड़े पदार्थ से, बादल से बने थे। कहता है जो नेबुलर हाइपोथेसिस का मानना है, जो अपने ग्रह हैं, जो अपने प्लैनेट्स हैं, वो कैसे हैं, वो क्लाउड जैसे हैं। ठीक है, एक युवा सूरज है, जो पदार्थ जो हैं वो बादल से जुड़े हैं, बादल से बने हुए हैं, और जो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, बाद में 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन ने माना कि भटकता हुआ तारा सूरज के पास आ गया। कोई तारा है, स्टार है, ठीक है, वो क्या है, घूमता घूमता क्या हुआ, भटक गया अपना रास्ता, और वो कहाँ पर आ गया, सूरज के पास आ गया। ये एक स्टोरी है। इसके परिणाम स्वरूप सूरज की सतह से सिगार आकार का, सिगार एक शेप होती है ये, ठीक है, आकार का पदार्थ उससे क्या हो गया, अलग हो जाता है। जैसे ही गुजरता हुआ तारा दूर चला जाता है और सूरज क्या होता है, फिर सूरज की जो सतह है से अलग हुआ पदार्थ भी सूरज के चारों ओर घूमता रहा और धीरे धीरे ग्रह क्या हो गए, बादल ग्रहों में बदल गया। जो सूरज था वो चारों ओर घूमता रहा, जो पदार्थ था वो सूरज के चारों ओर, ये अपना सन है, ठीक है, और वो जो पदार्थ है वो इसके चारों ओर घूमता रहा। ठीक है, जब वो इसके चारों ओर घूमता रहा और धीरे धीरे जो अपने प्लैनेट्स हैं, अलग अलग जैसे प्लैनेट्स हैं, वो उनमें क्या हो गया, ग्रहों में बदल गया। ठीक है, जैसे प्लैनेट्स हो गए तो वो उनके अंदर ही क्या हो गया, कंडेंस्ड हो गया। ठीक है, ये थी अपनी नेबुलर हाइपोथेसिस। बाइनरी थ्योरी, अगर बाइनरी थ्योरी की बात करें तो बाद में यह तर्क दिया गया कि सूर्य एक साथी भी उसके साथ मौजूद था, जो सूर्य का एक साथी था वो भी उसके साथ मौजूद था। रिवाइज्ड किया गया नेबुलर हाइपोथेसिस को, ठीक है, वापस से संशोधित किया गया। 1950 में रूस के ओटो स्मिथ और जर्मनी के कार्ल विजेकर ने दिया था। उन्होंने माना कि जो सूरज के चारों ओर सोलर नेबुला था, जिसमें ज़्यादातर क्या था, इन्होंने क्या माना, उसने तो बोल दिया जो सूरज के चारों तरफ घूमता रहा जो पदार्थ था, और वो बाद में प्लैनेट्स में कंडेंस्ड हो गया। बट ये बोल रहे हैं कि उन्होंने माना कि जो सूरज के चारों ओर घूम रहा था और सोलर नेबुला था, जो ज़्यादातर उसमें क्या था, हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन और हीलियम जो था वो साथ साथ धूल भी थी। हाइड्रोजन था, हीलियम था और धूल के कण भी थे, डस्ट पार्टिकल्स भी। कणों के घर्षण और टकराव से एक डिस्क के आकार का क्या हो गया, बादल बना। जो पदार्थ थे, ठीक है, फ्रिक्शन हुआ, कोलिजन हुआ पार्टिकल्स का, तो उससे टकराव से क्या हुआ, बादल बना और ग्रहों का निर्माण एग्रीगेशन की प्रक्रिया से हो गया।
इन्होंने बोला जो अपने प्लैनेट्स हैं ना उनका निर्माण किस लिए हुआ, जो फ्रिक्शन हुआ, ठीक है, कोलाइजन हुआ पार्टिकल्स का, उसकी वजह से हुआ। ठीक है। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, बोलता है कि बिग बैंग थ्योरी को देख लेते हैं हम। ये आपके यूजीसी नेट में भी बिग बैंग थ्योरी से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके, ये इम्पोर्टेंट है। इसे फैलते हुए ब्रह्मांड की एक परिकल्पना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जो अपना यूनिवर्स है उसमें फैल रही है वो एक परिकल्पना भी है, यानी हाइपोथेसिस। एडविन हब्बल ने 1920 में सबूत दिए कि ब्रह्मांड फैल रहा है। क्या कहा कि 1920 में बोला गया जो अपना यूनिवर्स है ना वो फैल रहा है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड के विकास में इन चरणों पर विचार करता है। शुरुआत में जो ब्रह्मांड बनाने वाला सारा पदार्थ एक ही जगह पर था, ठीक है, और एक छोटे गोले यानी सिंगुलर एटम जो होता है के रूप में मौजूद था, जिसका आयतन यानी बोला जाए तो वॉल्यूम जो था काफ़ी छोटा था, स्मॉल था। तापमान जो था अनंत था और जो घनत्व यानी डेंसिटी थी वो अनंत थी, यानी इनडेफिनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट ही क्या था, तापमान था। बिग बैंग में हुआ छोटा गोला जोर से फटा। जो बिग बैंग था ना उसमें एक छोटा गोला था और वो जोर से फटा, एक्सप्लोड हो गया। इससे बहुत से ज़्यादा फैला हुआ, इससे बहुत दूर तक फैला हुआ। और जब यह आम तौर माना जाता है, यह आम तौर माना जाता है कि बिग बैंग की जो घटना है आज से 13.7 अरब साल पहले हुई थी। कब हुई थी, 13.7 अरब साल पहले। यह फैलाव क्या है, आज भी जारी है। जैसे जैसे यह बढ़ा, कुछ ऊर्जा पदार्थ जो है बादल बन गए और धमाके के बाद 1 सेकंड में कुछ हिस्सों में बहुत तेजी से फैला हुआ। उसके बाद फैलाव धीमा होता चला गया और बिग बैंग घटना के पहले 3 मिनट के अंदर पहला एटम बनना शुरू हो गया। जैसे ही वो घटना हुई तो जो एटम है वो बनना शुरू हो गया। ये है अपनी बिग बैंग। अलग अलग पार्टिकल्स हैं इनमें, ठीक है। बिग बैंग के, ठीक है, बिग बैंग जो 3 लाख साल के अंदर तापमान जो गिरकर कितना हो गया, 4500 केल्विन। कितना हो गया, 4500 केल्विन हो गया और एटॉमिक मैटर बन गया। क्या बन गया, गेव राइज टू एटॉमिक मैटर। ब्रह्मांड पारदर्शी है, कैसा है, यूनिवर्स जो अपना ट्रांसपेरेंट है। और ब्रह्मांड के फैलने का मतलब है गैलेक्सी के बीच की जगह का बढ़ना। जो अपनी गैलेक्सी है, गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और उसका क्या होना, बढ़ना, इंक्रीज होना। बात करें अगर जो हमारे स्टार हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। एक गैलेक्सी में बहुत सारे तारे होते हैं, एक गैलेक्सी होती है ना उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, ठीक है। गैलेक्सी बहुत ज़्यादा दूरी में फैली होती है जिन्हें हजारों लाइट ईयर में मापा जाता है। मतलब इतनी वो दूरी तक फैली होती हैं जिन्हें हम हजारों लाइट ईयर में मापते हैं। एक गैलेक्सी हाइड्रोजन गैस के बहुत बड़े बादल के रूप में जमा होने से बनना शुरू होती है। कैसे बनती है, जो हाइड्रोजन गैस है ना उसके बहुत बड़ा बादल होगा उसके रूप में जमा होती है और फिर वो बनना शुरू कर देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेबुला। आखिरकार बढ़ता हुआ नेबुला गैस के छोटे छोटे गुच्छे बनाता है। ये गुच्छे और भी घने गैसीय पिंडों में क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, जिससे को तारों का निर्माण होता है। माना जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब साल पहले हुआ था। कितने, 5 से 6 अरब साल पहले तारों का निर्माण हुआ था। अगर हम अब तक हमने देखा फॉर्मेशन कैसे हुआ हमारे स्टार्स का और ग्रहों का निर्माण देख लेते हैं। अब हम तारे नेबुला के अंदर गैस के लोकल गुच्छे होते हैं। इन गुच्छों के अंदर क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि उसके कारण गैस के बादल का एक कोर बनता है और गैस कोर के चारों ओर क्या करता है, फिर घूमता है, चारों ओर घूमेगा, चारों ओर गैस और गोल क्या करेगी, घूमती रहेगी, जिससे क्या बनेगी, डिस्क। गैस का बादल गाढ़ा होने लगता है। जो गैस का बादल है ना, जो गैस से बना, वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और कोर के चारों ओर का जो पदार्थ है छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें बदल जाएगा। और ये छोटे छोटे गोले ऑब्जेक्ट्स आपस में जुड़ने की प्रक्रिया से क्या होते हैं कि प्लेंटीसिमल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, प्लेंटीसिमल्स बन जाते हैं। टकराव से जो बड़े पिंड हैं
जब जैसे टकराव होगा, कोलिजन होगा, तो उससे जो बड़े पिंड हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे और ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन है उसके कारण मटेरियल जो है एक साथ चिपक जाता है और जो हमने प्लेंटिसिमल्स हैं और बड़ी संख्या में क्या करते हैं, फिर वो स्मॉल बॉडीज बनाते हैं यानी पिंड बनाते हैं और ये बड़ी संख्या में छोटे प्लेंटिसिमल मिलकर ग्रहों के रूप में बड़े हो जाते हैं। छोटे होकर ये क्या करते हैं, बड़े पिंड का निर्माण करते हैं, लार्ज बॉडीज़ का निर्माण करते हैं। फिर बात करें हमारे सोलर सिस्टम की, जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सूरज यानी तारा, 8 ग्रह हैं, 63 चंद्रमा, ठीक है, 63 मोन्स, मिलियंस ऑफ क्या है हमारे पास पास बॉडीज यानी पिंड, एस्ट्रॉइड्स, मिट्रॉइड्स, धूमकेतु यानी कमेट्स और बहुत ज़्यादा मात्रा में धूल के कण, डस्ट पार्टिकल गैसेस शामिल हैं। 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को अंदरूनी ग्रह कहा जाता है। इनर प्लैनेट्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनर प्लैनेट्स किसे बोला जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को, क्योंकि वे सूरज के एस्ट्रॉइड के बेल्ट के बीच हैं। कहाँ पर हैं? जो बेल्ट होता है उनका, उसके बीच में है और बाकी 4 ग्रह बाहरी ग्रह पर है। ये इनर प्लैनेट्स हैं। दूसरे शब्दों में अगर पहले चारों को हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल। ये क्वेश्चन जरूर आता है, फर्स्ट स्टार्टिंग को क्या बोलते हैं और कौन कौन से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, जिसका मतलब होता है पृथ्वी जैसे कोई भी चट्टानों और धातुओं से बने हो, उनकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। ठीक है, बाकी 4 ग्रह को हम क्या बोलते हैं? जोवियन। क्या बोलते हैं? जोवियन, या फिर हम गैस जॉइंट ग्रह कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बृहस्पति जैसे। सभी ग्रह एक समय में ही लगभग 4.6 अरब साल पहले क्या थे? बने थे। और टेरेस्ट्रियल से जोवियन से आपका क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, टीजीटी, एसएसटी स्पेशल एंड ज्योग्राफी स्टूडेंट्स। स्थलीय और जोवियन ग्रह के बीच में जो अंतर है वो क्या है? टेरेस्ट्रियल ग्रह जो हैं वो कैसे होते हैं? जो प्लैनेट्स होते हैं, पेरेंट्स तारे के बहुत पास बने होते हैं। प्लैनेट्स जो होते हैं जहाँ गैसों के सॉलिड पार्टिकल्स में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ना उनके, उसमें क्या होती है? बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जोवियन ग्रह काफ़ी दूर जगह पर बने थे। सूरज के पास सोलर हवा तेज होती है। जो सोलर होती है, सोलर विंड होती है, वहाँ पर जो हवा होती है वो बहुत तेज होती है, इसलिए जो टेरेस्ट्रियल ग्रह में बहुत सारी गैस और धूल उड़ा दी। सोलर हवाएं इतनी तेज नहीं थी कि जोवियन ग्रहों से इसी तरह को गैसों को हटा सके, इतनी तेज भी नहीं थी जो जोवियन प्लैनेट्स हैं उनको हटा सके। टेरेस्ट्रियल ग्रह छोटे होते हैं, उनकी जो ग्रेविटी है भागने वाली गैसों को रोक नहीं पाई। मून की बात करें, चांद पृथ्वी का एकमात्र क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है? प्राकृतिक उपग्रह। ओरिजिन थ्योरी की उत्पत्ति की बात करें तो हम 1833 में सर जोस डार्विन ने सुझाव दिया कि शुरू में पृथ्वी और चंद्रमा एक तेजी से घूमने वाले क्या थे? पिंड थे। क्या थे? ये पिंड थे। ठीक है, और पूरा जो द्रव्यमान है एक डंबल के आकार में पिंड बन गया और आखिरकार फिर वो क्या हुआ? लास्ट दी एंड टूट गया, ब्रोक हो गया। यह भी सुझाव दिया गया कि चंद्रमा बनाने वाला जो पदार्थ है उस जगह से अलग हुआ है और जो अभी कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में मौजूद है। बात करें अगर हम विशाल प्रभाव या द बिग स्पेल्ट थ्योरी की, तो मंगल ग्रह के आकार का 1 से 3 गुना बड़ा एक पिंड पृथ्वी बनाने के कुछ समय बाद ही क्या हुआ? उससे टकरा गया। इसने पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को क्या कर दिया? अंतरिक्ष में उड़ा दिया गया, जो लार्ज पार्ट था। फिर इसे उड़े हुए जो मलबा होता है, ठीक है, मटेरियल होता है, उस हिस्सा पृथ्वी के चारों ओर लगाता रहा और आखिरकार लगभग 4.44 अरब साल पहले आज का चंद्रमा जो है बन गया। ठीक है, अगर हम अब तक हमने देखा कि कैसे अपना अर्थ प्लैनेट्स बने हैं, स्टार्स बने हैं, अब हम देख लेते हैं हमारी जो पृथ्वी है उसका विकास कैसे हुआ है। शुरुआत में पृथ्वी ग्रह एक बंजर, चट्टानी और गर्म चीज़ थी जो अपनी पृथ्वी है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का जो पतला है वातावरण था। कैसा था? बिल्कुल थिन। और पृथ्वी की संरचना है वो कैसी है? लेयर में है। जो अपनी अर्थ है वो ऐसी लेयर में है। ठीक है, वातावरण की सबसे जो गहरी सिरे से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक, यानी ये अपनी अर्थ है तो इसका जो केंद्र है मिड तक,
जो पदार्थ मौजूद है वो एक जैसा नहीं है, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, बिल्कुल एक जैसा नहीं मिलेगा। सतह से ज़्यादा गहराई तक पृथ्वी के अंदर अलग अलग जोन है, ठीक है, अलग अलग जोन है, कोर है, क्रस्ट है, मेंटल है, इनको भी हम देखेंगे डिटेल में। स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ, इवेल्युएशन कैसे हुआ लिथोस्फीयर का। अपने शुरुआती दौर में पृथ्वी ज़्यादातर अस्थिर हालत में थी, जैसे आपको पता है, अभी ऊपर पढ़ाई है हमने। धीरे धीरे जो डेंसिटी है वो बढ़ने के कारण जो तापमान है वो भी इंक्रीज हुआ। नतीजा क्या हुआ, एट द रिजल्ट अंदर का जो मटेरियल था अपनी डेंसिटी के हिसाब से अलग होने लगा, क्योंकि वहाँ की डेंसिटी अलग थी और लेकिन जो बाहर की डेंसिटी थी वो बिल्कुल अलग थी। इससे भारी मटेरियल जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र की ओर डूब गया, जो अपना केंद्र है पृथ्वी का, यहाँ पर लोहा डूब गया, और हल्के मटेरियल जो हैं वो बाहर की सतह पर ही रह गए। समय के साथ ठंडा हुआ और ठोस होकर वे क्या हो गए, सिकुड़ गए, आकार उनका जो है सिकुड़ गया। बाद में इसी बारी सतह पर क्या हुआ, जो ये सतह थी इसी बारी सतह पर एक पपड़ी के रूप में विकसित हुई, और चंद्रमा के बनने के दौरान बहुत बड़े टकराव के कारण जो पृथ्वी है ज़्यादा गर्म हो गई, और डिफ्रेंशिएट क्या हुआ कि प्रक्रिया से ही पृथ्वी बनाने वाला जो पदार्थ है वो उससे अलग हो गया, प्रांतों में बट गया, डिफरेंट लेयर्स में। सतह से लेकर अंदरूनी हिस्सों तक हमारे पास क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर और अंदरूनी कोर जैसी परतें हैं, यानी इनर कोर है, आउटर कोर है, ये हम डिटेल में देखेंगे। क्रस्ट से कोर तक का पदार्थ जो है घनत्व जो है बढ़ता गया, क्रस्ट से लेकर कोर तक, क्रस्ट में अलग है, कोर में अलग है डेंसिटी। वायुमंडल और जलमंडल का विकास देख लेते हैं हम। पृथ्वी के वायुमंडल की जो मौजूदा बनावट है मुख्य रूप से किससे बनी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। मौजूदा वायुमंडल के विकास के 3 चरण है। पहला चरण शुरुआती वायुमंडल के खत्म होने से शुरू होता है, जैसे ही एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है वहाँ से वो शुरू हो जाता है। दूसरे चरण में पृथ्वी के जो गर्म है अंदरूनी हिस्से में वायुमंडल के विकास में योगदान दिया गया है। आखिर में जीवित दुनिया के जो है फोटोसिंथेसिस, क्या था, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो वायुमंडल की बनावट से क्या हो गई है, बदल गई है। शुरुआती वातावरण जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम थे, माना जाता कि सोलर हवाओं के कारण खत्म हो गए। देखो पहले ये बोला गया था हाइड्रोजन और हीलियम है, और लेकिन वो क्या हो गए, जो सोलर विंड है उनसे खत्म हो गए। पृथ्वी को ठंडा होने के दौरान अंदर के ठोस पृथ्वी की गैसें और पानी की जो भाप है वो निकली, और जिसके आज के वातावरण का क्या होगा, विकास हुआ। पृथ्वी जो है ठंडी हो गई, ठीक है, और अंदर का जो ठोस पदार्थ था, जो मटेरियल्स था अंदर का, सॉलिड मटेरियल्स था जो इंटीरियर में उसके, वो क्या हुआ, गर्म पानी और गर्म था, गैसें थी और पानी था, वो बाहर निकल गया भाप के रूप में, और जिससे क्या हुआ, एटमॉस्फेयर का विकास हो गया। लगातार ज्वालामुखी फटने से पानी की भाप और गैसें निकली। जो अपना वोल्केनो वो फटा और उससे क्या हुआ, गैसें बाहर आई, ठीक है, और उससे क्या हुआ, भाप भी निकली। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, निकली हुई पानी की जो भाप है वो संघटित हो गई, कंडेंस्ड हो गई। वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के पानी में घुल गई, और तापमान भी क्या हो गया, फिर जो टेम्परेचर था वो कम हो गया, और कम होने से जो ज़्यादा कंडेंस्ड हुई और फिर ज़्यादा बारिश हो गई, और सतह पर गिरने वाली बारिश का पानी जो है गड्ढों में जमा हो गया, जिससे महासागर बने, जिसे हम कहते हैं ओशियंस। ठीक है, तो ये था अपना ओरिजिन, ठीक है, पृथ्वी की जो उत्पत्ति है और विकास है वो कैसे हुआ, हमने हर एक पॉइंट्स को देख लिया है। नेक्स्ट क्लास हम रेगुलर अपनी एनसीईआरटी की सीरीज़ जो है वो चलती रहेगी, ठीक है, आप रेगुलर क्लासेस को देखिए। एनसीईआरटी के जो फर्स्ट आपका चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है, और पीडीएफ नोट्स आपको मेरे इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, मीनाक्षी एकेडमी से ही। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास में।